हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और आज इस वीडियो में हमें दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अपने कवर करने हैं, रेडियो डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब सबसे पहले अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ डीके सीरीज़। ये जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ होती है, इनका क्या मतलब होता है या इनसे हम क्या समझते हैं। Sometimes when a nucleus decays, the product is not stable. Either it is radioactive, it will decay. The series of disintegration until a stable nuclide is reached is called decay series. हमने रेडियो एक्टिव डिके में पढ़ा था कि ये जो रेडियो एक्टिवता होती है ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, अपने आप से होता है। जब तक कि हम इसको लैब में नहीं करवाएं, जो प्रकृति में होती है रेडियो एक्टिविटी वो अपने आप से होती है। उसमें से रेडियो सक्रिय पदार्थ में से अल्फ़ा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स रेडिएशन बाहर निकलती हैं और ये तब तक निकलती रहती हैं जब तक कि वो न्यूक्लियस स्थायी न्यूक्लियस में परिवर्तित ना हो जाए। द सीरीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन अंटिल अ स्टेबल न्यूक्लियाइड इज रीच्ड इज कॉल्ड अ डीके सीरीज। यूरेनियम 235 decaying into lead-207 is a well-known one another in the thorium series that starts with thorium and ends with the lead. तो प्रकृति में इस तरीके की सीरीज पाई जाती है जहाँ पर एक अनस्टेबल न्यूक्लियस डिके करना शुरू करता है, उसका क्षय होना शुरू होता है और वो एक के बाद में एक अलग अलग न्यूक्लियस में चेंज अपने आप होता रहता है और फिर रुकता कहाँ है, वहाँ जाकर रुकता है जहाँ पर कि उसको एक स्थायी नाभिक की प्राप्ति होती है। और इस सीरीज़, क्योंकि इसमें बहुत सारे तत्व बनते हैं, इसलिए इसको हम एक सीरीज़ कहते हैं और इस पूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियो डिसइंटीग्रेशन सीरीज़। Each radionuclide decay process is a unique characteristic of that radionuclide. Majority of the formation about the decay process and its associated radiation can be summarized. Line diagrams are called decay scheme और इसके लिए हम एक लाइन डायग्राम बनाते हैं कि पहले ये तत्व बना, इसके बाद में से इतने अल्फ़ा पार्टिकल निकले, इतने गामा पार्टिकल निकले, फिर ये एक दूसरे में चेंज हुआ, फिर वो दूसरा अगर रेडियो एक्टिव है तो फिर वो एक तीसरे में चेंज हुआ। तो ये पूरी एक सीरीज़ चलती है। Decay scheme identify the parent-daughter mode of decay, intermediate excited state, energy levels, radiation emission, and sometimes the physical half-lives. Where the radioactive series ends. अब ये जो series start होती है ये कहाँ जाके रुकती है? All the series ends with the stable isotope of lead of the mass number 206, 207 and 208 respectively until a stable of the nucleus is achieved. अब आखिर में ये सीरीज़ कहाँ जाकर के रुकती है? लेड पे जाके रुकती है। लेड 206 हो, चाहे 207 हो या फिर 208 हो। तो जब उनको स्थायी नाभिक मिल जाता है तो वो स्थायी नाभिक फिर रेडियो एक्टिव नहीं होता, तो सीरीज़ आपके वहीं पर स्टॉप हो जाती है। अब देखिए ये सीरीज़ देखते हैं। 4 तरह की सीरीज़ होती है, 4n, 4n+1, 4n+2 एंड 4n+3। यहाँ पे हम 4n इसको क्या बोलते हैं, n यहाँ पर एक होल नंबर होता है। n को हमने किस तरीके से माना है कि इनके जो द्रव्यमान है उसको हमने 4 से डिवाइड किया है। 4 से ही हमने डिवाइड यहाँ पर क्यों किया है, हमने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि रेडियो एक्टिव जब डिके होगा तो उसमें से 3 चीज़ें निकलेंगी, या तो अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे, बीटा पार्टिकल निकलेंगे और गामा रेडिएशन निकलेंगी। अब जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसका द्रव्यमान कितना होता है, 4, तो 4 का फर्क पड़ेगा। बीटा का कोई द्रव्यमान नहीं होता और गामा का कोई भी द्रव्यमान नहीं होता, तो द्रव्यमान पे कितना फ़र्क पड़ेगा, 4 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए 4n सीरीज़ का मतलब है जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 4n+1 में 4 से डिवाइड होने के बाद में 1 बचेगा, 4 से डिवाइड होने के बाद में 2 बचेगा और 4 से डिवाइड होने के बाद में 3 बचेगा। इस आधार पे हमने ये 4 सीरीज़ बनाई है, 4n, 4n+1, 4n+2 एंड 4n+3। अब ये सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होंगी, इनको नाम क्या देते हैं हम, थोरियम सीरीज़, नेपच्यूनियम सीरीज़, यूरेनियम सीरीज़ एंड एक्टिनियम सीरीज़। अब इन सीरीज़ में कहाँ से शुरू होगा, यहाँ थोरियम से शुरू होगा, नेपच्यूनियम से शुरू होगा, यूरेनियम से एंड एक्टिनियम से।
इसके बाद में ये एलिमेंट्स यहाँ बीच में बनेंगे। एंड प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब ये वाली सीरीज़ कहाँ जाकर रुकेगी, लैड 208 पर, ये जाके रुकेगी बिस्मथ 209 पर, लैड 206 पर एंड लैड 207 पर जाकर के ये सीरीज़ रुकेंगी। जो 4n सीरीज़ जो थोरियम से स्टार्ट होगी उनमें उसमें 6 अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे और 4 बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे। नेपच्यूनियन सीरीज़ में अल्फ़ा पार्टिकल 8 निकलेंगे, बीटा 5 निकलेंगे। यूरेनियम सीरीज़ में अल्फ़ा पार्टिकल 8 निकलेंगे, बीटा 6 निकलेंगे। एक्टीनियम में अल्फ़ा 7 एंड बीटा 4। तो इसलिए इनका जो पेरेंट एलिमेंट है उसके नाम पर हम इन सीरीज़ का नाम देते हैं, थोरियम सीरीज़, प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम एंड एक्टीनियम। अब हमको पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी की एप्लीकेशंस क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी इज़ ऑल अराउंड अस, नेचुरल रेडिएशन इज़ एवरीवेयर। जो सूरज से निकलती है, जो हमें अंतरिक्ष से मिलती है, कॉस्मिक रेज। इसके बाद में प्लांट्स में रेडिएशंस होती है, हमारी बॉडी में से रेडिएशंस निकलती है, और बहुत सारे चीज़ें होते हैं जिनमें से विकिरणें लगातार उत्सर्जित होती रहती है। एक बार रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन अपन फिर से याद कर लेते हैं। एन एटम इज़ रेडियो एक्टिव इफ़ इट डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली एंड ट्रांसफर्ड इनटू अनदर एलिमेंट लेस हैवी बाय एमिटिंग द सब एटमिक पार्टिकल्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सक्रिय पदार्थ वो पदार्थ हैं जो अपने आप में से विकिरण और पार्टिकल्स को उत्सर्जित करते हैं। और इनका खास बात अपन ने क्या पढ़ा था कि ये जो उत्सर्जन होता है इस पर किसी भी बाह्य कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के हिसाब से विघटित होते रहते हैं। हम कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दें, हम कितना भी प्रेशर बढ़ा दें, हम कोई भी कैटलिस्ट डाल दें, इन पर कोई भी असर नहीं होगा। अब एक बार अपन फिर से याद कर लें, ये अपन वैसे पढ़ चुके हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स 4 AMU इसका मास है, चार्ज इस पे +2 है। रेडियो आइसोटोप्स हैं, हीलियम न्यूक्लियस कहलाते हैं। पेपर और स्किन में आकर के ये रुक जाते हैं, डैमेज करते हैं, हाई आयोनाइजेशन। बीटा पार्टिकल जो निकलते हैं इनमें द्रव्यमान 0 होता है, चार्ज कितना होता है, -1 होता है। ये भी रेडियो आइसोटोप्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल फॉइल्स इनको रोक सकती है और मीडियम आयोनाइजेशन करते हैं। अब जो गामा विकिरण निकलती है उस पर कोई द्रव्यमान नहीं है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, रेडियो आइसोटोप है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। लेड या कंक्रीट से हम इनको रोक सकते हैं इन लो आयोनाइजेशन। अब इनका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे क्या पड़ता है, अब देखिए। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो हमारे स्किन तक जाते हैं। अगर बीटा पार्टिकल्स जाएंगे तो वो आप टिश्यू तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। लेकिन गामा कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये आप देखिए कितना ज़्यादा हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। ये बोन में से भी निकल सकते हैं। ये अल्फ़ा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स इन्होंने बताए। अल्फ़ा है स्किन से रुक जाएगा, बीटा स्किन को क्रॉस करके एल्यूमिनियम फॉइल पर रुकेगा, और गामा तो इन सब को क्रॉस करके लेड, अगर हम लेड या कंक्रीट लगाएंगे तो ही हम इनको रोक पाएंगे, बाकी इनकी पेनिट्रेटिंग या भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो हम समझ सकते हैं कि गामा रेडिएशन कितनी ज़्यादा डैमेज कर सकती है, कितना नुकसान पहुंचा सकती है। अब अपन कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स वे पर देख लेते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं रेडियो एक्टिविटी की। देखिए अप्रैल 27 1898 को डिस्कवरी ऑफ गामा रेज हुई थी। अप्रैल 27 1896 को डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी हुई थी। हेनरी बैक्वेरेल ने जो की थी अपन ने अपने स्टार्टिंग क्लास में पढ़ा था। एंड अप्रैल 28 1903 मैरी क्यूरी वन द नोबेल प्राइज़ फॉर रेडियो एक्टिविटी। एंड अप्रैल 27 1912 को गीगर मूलर काउंटर के बारे में हमें पता चला था, जिससे कि हम रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करते हैं। इसी तरीके से कुछ और इम्पॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन फरवरी 29 1932 को। फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब वॉज सेट ऑफ 1945 को। ये सारी डेट्स हैं जो हमें बताती है कि किस किस तरीके से ये सारी चीज़ें डिस्कवर हुई। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पीरियोडिकल टेबल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स।
तो ये येलो कलर जो है ये इंडिकेट कर रहा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये आपको यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जीज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अब इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाइज अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। विश्व की 15% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यूक्लियर एनर्जी से बनाई जा रही है। इन फ्रांस 80% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी। 31 countries use nuclear energy to generate up to 3/4 of their electricity। तो बिजली का उत्पादन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से होता है। अब इन्होंने ये वर्ड का मैप बताया है। अपन को वर्ड का मैप भी आना चाहिए, है ना। केवल केमिस्ट्री पढ़ने से तो काम चलना नहीं है, सब चीज़ें आनी चाहिए अपन को। ये इन्होंने यहाँ पे कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स दिखाया है, देन बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, चाइना, ताइवान, यहाँ पे ताइवान है, साउथ कोरिया एंड जापान। यहाँ सब जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। अब वर्ड में यूरेनियम फील्ड्स कहाँ हैं, यूरेनियम कहाँ कहाँ है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए अपन को यूरेनियम चाहिए होता है। तो ये देखिए जो पिंक आपको ये दिखाए हैं, यहाँ सारी जगह पे यूरेनियम है। Now, how does a nuclear power plant work? A nuclear power plant works pretty much like a conventional power plant, but it produces heat energy from atoms rather than by burning coal, oil, gas or another fuel. अब जो हमारा एक नॉर्मल पावर प्लांट होता है उसमें क्या करते हैं अपन, कोयले से, पेट्रोलियम, डीजल, गैस से या फॉसिल फ्यूल्स को हम जलाते हैं और उससे जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी से हम पावर प्लांट को चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एनर्जी इनके बजाय कहाँ से लेते हैं, एटम से एनर्जी लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी दैन इट कुड बी प्रोड्यूस बाय 66 किलोग्राम ऑफ कोल। तो 66 ग्राम ऑफ कोल से जितनी एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम से हमको उससे ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। द हीट इट प्रोड्यूसेस इज़ यूज टू बॉयल वाटर टू मेक स्टीम which drives one or more giant steam turbines connected to the generators and those produces electricity thereafter। तो सबसे पहले क्या होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी से हीट प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। वो ऊष्मा क्या करती है, पानी को बॉयल करती है, पानी को उबालती है। पानी को उबालने से क्या हो जाएगा, भाप बनेगी, स्टीम बनेगी, और वो स्टीम क्या करेगी, स्टीम टर्बाइंस को चलाएगी, और वो टर्बाइंस किससे जुड़े हुए होंगे, जनरेटर से, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये देखिए ये सारा इन्होंने बताया। यहाँ से हम हीटिंग शुरू करेंगे, हीटिंग से वाटर बॉईल होगा, वाटर बॉईल होकर स्टीम बनेगी, स्टीम से टरबाइन चलेगी, और टरबाइन से जनरेटर, और जनरेटर से क्या बन गया, इलेक्ट्रिसिटी, और फिर वो हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। ये सारे डायग्राम्स आपको इसी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। स्टीम बनाएंगे, स्टीम से फिर हम क्या करेंगे, टरबाइन, देन जनरेटर, और देन इलेक्ट्रिसिटी। Nuclear power is good or bad? There are plenty of people who support use of nuclear power and at least as many who oppose it। तो अब इसके आगे की जो एप्लीकेशंस हैं न्यूक्लियर एनर्जी की वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।